बैठेगा। सबसे पहले तो आपकी क्लास की इस अंतिम कक्षा में आपका जिस तरह से सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और भाव देखा है, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अच्छा लगा आपने जो भी मन से इस तरह का व्यवहार और सद्भाव रखा कि पूरी क्लास को ढंग से पढ़े और आए भी। आज हमारी अंतिम कक्षा जो है हिंदी की अंतिम कक्षा है, लेकिन शिक्षा क्या है कि कभी भी विद्यार्थियों के साथ अंतिम नहीं हो सकती। यानी कि जब भी आप कभी हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी के शब्द आएंगे, मैं आपको याद आऊंगा। जब भी क्लास में जोशीले युवाओं की बात चलेगी, आपका बैच मुझे उतना ही याद आएगा। तो क्योंकि ये विदाई तो मैं इसको कह नहीं सकता, और चूंकि जब भी कभी आप मेरे से बात करते थे तो शायरियां, कोटेशन निकलते थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन कहता है कि हमारी जुदाई होगी, कौन कहता है कि हमारी जुदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने फैलाई होगी। शान से रहूंगा आप सभी के दिलों में, आखिर थोड़ी सी जगह तो मैंने बनाई होगी। बढ़िया आपने क्लास पढ़ी है, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। हम लोगों ने भी अभी आपका ये बैच पूरा हुआ तो इसके ऊपर जो है ये सोचा कि अब आगे क्या करना है। तो हम लोग भी प्रत्येक जो है टॉपिक वाइज टेस्ट पे काम कर रहे थे, और अब चूंकि प्रैक्टिस आपको हमको करवानी थी तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी संभव हो पाए, आगे के लिए भी हमारा पूरा ध्यान है कि आपके बैच से दूर जाने के बाद भी बीच बीच में आपसे मुलाकात कैसे हो। तो टेस्ट लेने आएंगे, कुछ प्रैक्टिस से संबंधित बातें करने आएंगे, लेकिन क्लास क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात तो यह कि इस बैच को छोड़ के दूसरी क्लासेज में इस टाइम पे जाना, शाम की तो क्या है कि लोगों की रौनक और रंगत कमजोर हो जाती है। दिन भर काम करते करते शाम को रंगत रौनक कम हो जाती है, पर मेरी तो क्या है कि रौनक ही इस बैच में आके लौट जाती थी वापस। मुझसे कई लोग नीचे भी पूछ लेते हैं कि आप रात भर ड्यूटी पे रहते हैं, सुबह से लगातार क्लासेस ले रहे होते हैं, अभी तक जैसे मैंने खाना नहीं खाया है। तो लोगों को लगता है कि आप कई बार ऐसे ही रहते हैं, तो ये माहौल ऐसा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतना अंदर से ताकत रखती रहती है, मजबूती देती है। मैं ये कहता है कि कैसे भी रहो, एक बार क्लास में पहुंच जाने दो बस, उसके बाद तो बुखार भी खत्म हो जाती है। और जब आप लोगों के चेहरे देखता हूं तो चूंकि अभी तो ये चेहरे सामान्य चेहरे हैं, और मैं पक्का विश्वास से कह सकता हूं कि जब वर्दी लगा करके ये चेहरे सामने आएंगे, उस दिन मोदी साहब का तो सीना 56 इंच का होता है, यहां 112 का हो जाएगा। एक कविता आपको उस दिन सुनानी थी, वो शायद बची हुई है, ये सुना दी थी, पूरी सुना दी थी, शायद कुछ सुना दी थी। तो नहीं दोबारा तो कि जब सुना दी है तो सुना दी है। देखो ये सब कह रहे हैं बाबू, है ना। बड़ा दुख होता है जब कोई लड़के को दूसरा लड़का बाबू बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी सारी सहानुभूति और संवेदनाएं आपके साथ है। शायरी, बिल्कुल शायरी तो देखो मैंने आपको इतनी सारी सुनाई है, कभी कमी छोड़ी भी नहीं है। क्लास भी उसी भाव से चली भी है, जिस भाव से शायरी चलती थी उसी भाव से क्लास भी रनिंग में रहती थी। लेकिन मैं दो चार बातें आपसे जो खास खास है वो यही है कि एक तो आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं
उस पूरे टॉपिक्स को आपका रजिस्टर आपके लिए रामबाण है, उससे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है। बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग जो टेस्ट लेंगे अब आपके आने वाले समय में, उनको आप इग्नोर मत कर, रोज देना। क्या होता है कि उससे पता चलता है कि आखिर हम कितना सीख पाए, कितना हमारा अभी भी जो है सीखना बाकी है। मेरे कई साथी लोग जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वो सब मुझे याद आते हैं, और उन बैचेज मैं जब जाता हूं, कई ऐसे बैचेज हैं जो बहुत गंभीर रूप से पढ़ते हैं, पर मैं ये विश्वास से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा याद मुझे अपने कॉलेज के टाइम की, यूनिवर्सिटी के टाइम के लोगों की तब आती थी जब आपके बैच में मैं आता था, क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसमें रौनक, रंगत, तेवर सब एक से बढ़ के एक भाव में चलते थे। अच्छा, कोई चुप हो जाता तो दूसरा छेड़ देता था, है ना, और कोई नहीं छेड़ता तो मैं भी पूछ लेता कि तुम्हारी किताब में क्या लिख रहा है, ताकि वो ऐसा है ना कि रौनक है न तेवर है, और सारे नकली जेवर है, और उधर रसीली भाभी है तो उधर छिछोरे देवर है। तो आपने बहुत अच्छे से इस बैच को सीखा है, पढ़ा है, समझा है, और चूंकि सम्यक में अभी इस सीजन का ये पहला ही बैच विदा हो रहा है, मेरी क्लासेज मतलब यहाँ पे समापन की ओर है, तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की बेहद शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप लोगों के साथ बैठने के बाद ऐसा होता है ना कि जैसे एक टीचर को एक फीलिंग आती है कि आखिर मैंने अपना आज तक क्या कमाया। कई साथी लोगों ने और भी बड़े बड़े मुकाम चुने, और कईयों ने अलग अलग तरीके से बहुत कुछ कमाया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धन दौलत संपदाएं और सब एक तरफ, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मिलता है, हालांकि मुझे आप सबकी दुआओं से मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण रत्न, ऐसे कई अवार्ड मिले हैं, और आपकी क्लास में आने के बाद, आपको आपके मिलने के बाद, आपका जो खिलता हुआ चेहरा देखने के बाद जो फीलिंग आती है, मुझे लगता है वो सारे पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी ऊपर है। लड़कियां यहां जैसे चुपचाप पढ़ती थी, हालांकि देखो लड़कियां जो होती है ना, ये चुपचाप पढ़ती तो हैं, लेकिन इनके जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। और चूंकि हमारे बैच में लड़कियां इतनी नहीं थी, लेकिन इन्होंने भी बहुत मन से क्लास को पढ़ा, और विशेषकर सम्यक जहां भी हम लोग मिले हैं, तो किसी ने कहा साहब मुझे आपके बारे में उस लड़के ने बताया, मुझे उस लड़की ने बताया, और तब आपकी क्लास लेने में आया। तो मेरे को लगता है कि जो विद्यार्थियों ने, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, जिस तरह से मेरी पहली अभी यहाँ पे मेरा जो है, पहले मैं सम्यक में पढ़ाता रहा हूं, और अभी इस सेशन में मैं वापस अभी आया था, तो आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जिस तरह से पद प्रतिष्ठा रही, उस सबको देखने के बाद मैं तो आपका ऋण केवल आपके सिलेक्शन से ही चुका सकता हूं, और कोई मेरे पास है नहीं ऑप्शन। और चूंकि शिक्षक हैं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं मैं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, फिर दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तराशता है हौसले पक्षियों के, समंदर को तराशता है हौसले पक्षियों के, मैं डूबती नावों को जहाज बनाता हूं, और बनाता होगा रे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो इन कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। तो गोवर्धन की भूमि और ब्रज की भूमि के हम लोग हैं। मैं भी भाग्यशाली हूं कि मेरा भी जन्म उसी क्षेत्र में हुआ, और राधे रानी और भगवान कृष्ण कान्हा की कृपा मेरे पे भी उतरी रही है। तो ये जो माहौल है ना रस का, ये बहुत जरूरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ। एक ऑपरेशन थिएटर का बोर्ड लग रहा था एक जगह, ओपन हार्ट सर्जरी वहां होती थी, वहां पे लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज हमको नहीं खोलना पड़ता इन औजारों के साथ।
तो हंसी खुशी के माहौल में सीखना यह अपना आप में ज्यादा अच्छी बात है। कई क्लासेज बहुत गंभीर होती है लेकिन विद्यार्थी वहां पे नीरस हो जाता है। हमारी क्लास में सारे विद्यार्थी खूब बोलते थे, किसी को कुछ भी पूछना होता खट से पूछता था। और मनीष जैसे लोग, हाँ, ये वो होते ना कई बार, मतलब बीच बीच में छिटपुट पटाखों की लड़ी, मुर्गा छाप, हाँ, वो बीच बीच में छोड़ करके और दीपावली का सब माहौल बना देते थे। तो मैं आप सबके बैच से दरअसल जा रहा हूं या इस बैच का समापन हो रहा है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। मैं आपके बैच में पहले भी था, अभी भी हूं। बस ये कह रहा हूं कि अभी कुछ क्लासेज हमारी चूंकि एंड हो चुकी है, कुछ क्लासेज शुरू होनी है, तो नई कक्षाएं आपकी लगनी है। पर मैं टेस्ट कराने आपके पास बीच बीच में आऊंगा और टेस्ट की प्रैक्टिस हम करेंगे, साथ के साथ पूरे सिलेबस को हम रिव्यू, और तब आपको बहुत सारी नई नई कविताएं और आपको सुनाएंगे। कविताओं का जोश तो कम थोड़ी रहा आप में, सारी दुनिया चल भी कविताओं से रही है। वो कविता है जिसने गौरी को शब्दबाण से मारा था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि साहब 4 मास 24 का जंगुलश प्रमाण ताऊ पर सुल्तान अहमद चुके चौहान, और जो चौहान पृथ्वीराज थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को शब्दभेदी बाण से मारा, ऐसा चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में लिखा। पर हम हिंदी के लोग हैं और मेरा ऐसा मानना है कि कविताएं है ना, वो अपने आप में सर्वशक्ति संपन्न है, वो कुछ भी कर सकती है। वो कविता है जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। अगर मोहम्मद गौरी के लिए चंद्रप्रदाय ने ये कविता नहीं गाई होती, नहीं बोली होती 4 मास 24 का जंगुलश प्रमाण, तो शायद वो समझ नहीं पाते, क्योंकि आंखें तो उनके थी नहीं, आंख तो फोड़ दी थी उस समय पृथ्वीराज की। और ऐसी स्थिति में लग नहीं रहा था कि वो उनको मार पाएंगे, लेकिन कविता की वजह से वो मारे गए थे। तो वो कविता है जिसने गौरी को शब्दबाण से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर ने हुंकारा था। दिनकर ने हुंकार रचना लिखी तो राष्ट्रभूमि के लिए बलिदान करने वालों की लाइन लग गई थी। वो कविता है जिसने गौरी को शब्दबाण से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। जब आपकी नौकरी लगेगी तो हम सब लोग भंडारा करेंगे, आया ना? हाँ, एक भंडारा तो हम वहीं करेंगे, गोवर्धन जी के वहीं, वहां पे थोड़ा सा भाव ज्यादा है इतना। और उस समय आपको ये महसूस होगा कि रामचरितमानस या कोई भी पाठ करेंगे तो उसके अंदर भी कविता ही मौजूद है, क्योंकि वो तुलसी की कविता है। ये कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसके लिए आरती सजाई जाती है। ये कविता मंदिर में जाकर बस एक भजन बन जाती है, दरबारों में गाई जाती कविता चारण बन जाती है, और रंगों का मिले साथ अगर तो कविता होरी बन जाती है। मां का स्वर सज जाए ना तो कविता लौरी बन जाती है। रंगों का मिले साथ अगर तो कविता होरी बन जाती है। मां का स्वर सज जाए तो कविता लौरी बन जाती है। ये देश कहीं ना सो जाए कभी रातों जागा करते हैं, इसकी खुशहाली के लिए मिन्नतें जगाया करते हैं। वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता है जिसके खातिर सेनानी फांसी झूले थे। ये देश कहीं ना सो जाए कभी रातों जागा करते हैं, उसकी खुशहाली के लिए मिन्नतें जगाया करते हैं। ये सूर कबीरा मीरा के वंशज, इनका वंदन करिए। और कविता पूरी होती है ताली से अभिनंदन करिए। तो ये उस बात का जवाब था जिसमें आप लोग कहते थे कि सर आपको इतनी कविताएं याद क्यों हो जाती है और आप कविता विशेष में आखिर से ले कहां से आते हैं। दरअसल पूरी दुनिया कविता से चल रही है। आप पढ़ेंगे गजलकारों को, शायरी के विद्वान लोगों को, तो वहां पे भी आता है कि कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी के साथ में रहकर संवर गए होते, पर गजल के बहते हुए फूल चुन लिए हमने, वरना गमों में डूब के हम लोग मर गए होते। तो कविता आपको गम से मुक्ति देती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आपको कविताएं सिखाई, और सबसे बड़ी बात 200 नंबर के पेपर में आप विश्वास से कह सकते हैं, पेपर कैसा भी आ जाए, हमारे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ग्रामर का एक भी शब्द वहां से बाहर जाने वाले नहीं। आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ खास अलग तो नहीं लगता ना, और कुछ जो प्रैक्टिस में अभी आना है उसमें हम उन चीजों को और समझा देंगे। आज ही मैंने एक क्लास में हरिश्चंद्र के बारे में बता करके, मतलब हरिश्चंद्र शब्द पे बताई,
और वहीं पे हरिश्चंद्र से ही अलग अलग संज्ञाएं करवाई कि ये हरिश्चंद्र आने पे व्यक्तिवाचक हो गया, ये हरिश्चंद्र आने पे जातिवाचक हो गया। तो 4 घंटे एक नॉन स्टॉप क्लास थी सुबह से। तो वो उस क्लास में विद्यार्थी कह रहे सर ये हरिश्चंद्र वाला हम तो हमेशा जातिवाचक में पढ़ते हैं। तो मैंने ये उनको यही कहा कि पढ़ते हैं ये अलग बात है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो वो चीज तो प्रैक्टिस से आएगी। तो ऐसी स्थिति में हम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। आप सभी ने अभी ये जो आपने मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। मुझे कभी भी आप याद करें तो अपने बड़े भाई के रूप में याद करें। शिक्षक का क्या एक प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा होता है और शिक्षक में क्या है कि थोड़ा सा डांट गंभीरता ये सब रहती है, पर शिक्षक के साथ साथ आप बड़े भाई की तरह याद करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रात के 12 बजे आप मुझे प्रश्न भेजने में संदेह नहीं करेंगे, कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे बताने में संदेह नहीं करेंगे और वो सब हमारे एग्जाम को अच्छा बना देगी। मेरा थोड़ा सा खुला नेचर है, खुला बोल देता हूं, ज्यादा सोचता नहीं हूं बोलते हुए। मैं अपनी बहनों से बोलते समय कुछ सोचता नहीं हूं, जो भी बोलना होता है बोल देता हूं, ऐसा नहीं सोचता कि बुरा मानेगी अच्छा मानेगी। ठीक ऐसे आपको छोटे भाई बहनों की तरह हमेशा देखा है, तो क्लास में पढ़ाने के दौरान आपको अगर कुछ भी छोटा मोटा मेरे मुंह से निकल गया हो तो मुझे लगता है आप यही रख दोगे, इग्नोर कर दोगे उसको। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा हम फिर मिलेंगे। उस समय जब रिजल्ट में आप लोग टॉप करें तो ये मत बोल देना कि हम किसी किताब की वजह से टॉप बने हैं। उस समय ये जरूर याद रखना है कि किताबों के साथ साथ मानव शर्मा भी उसमें एक साधन माध्यम था। भगवान राम जब पुल निर्माण कर रहे थे ना, तो एक गिलहरी उसमें बीच बीच में आके छोटी सी मिट्टी लेकर के और पुल में डालती थी। अब ये सबको पता है कि उस गिलहरी की मिट्टी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था पुल पे, लेकिन राम ने उसको सबसे प्रेम से सहलाया। और आज भी हम देखते हैं कि गिलहरी के ऊपर भगवान राम की वो अंगुलियों के निशान बने हुए हैं। यानी कि युद्ध में 6 बोलने वालों का भी महत्व होता है। इस सफलता में केवल शिक्षक नहीं है, कोई है जो घर में बैठा है और वो आपके लिए बलिदान कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है। एक मां जिसने दीपक नई साड़ी नहीं पहनी, वो इस भाव में खुश थी कि मेरे बेटे बेटी की वर्दी लगेगी ना उसके बाद पहन लेंगे। एक पिता ठंड में काम कर रहा है, कोई दुख नहीं है, इसलिए कि बच्चे एक बार जॉब लग जाए, बाद में अगले साल रेस्ट करेंगे, बस इसी से बात करना। छोटा भाई घर में अगरबत्ती लगा रहा है, मेरे भाई की नौकरी लग जाए तो मैं भी उसके साथ। बहन ने जो है व्रत रखे हैं कि हमारे घर में सब अच्छा हो। मेरी बड़ी बहन की नौकरी लग जाएगी तो उसके साथ मैं भी थाने में रहूंगी और मेरी भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, मैं भी गाड़ी में बैठूंगी। न जाने कितने सपने लोगों के अंदर चल रहे होते हैं। एक पत्नी बिना मतलब देवरानी जेठानी की सुन रही होती है, केवल इस बात से कि उसका पति बेरोजगार है और जब जॉब लगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पति बिना मतलब अपनी कंपनी में बॉस की डांट, उसको लगता कि पत्नी की एक बार नौकरी लग जाए, छोटे भाई का जॉब लग जाए, घर में सब ठीक हो जाए, फिर ये सब बंद कर देंगे। न जाने कितने सपनों को लेकर के आप यहां पर आते हैं और उन सपनों को हम इन बेंचेज पे सरोकार करते हैं। ये बेंचेज सामान्य बेंचेज नहीं है। इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा तो रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। और आए हो तो दुनिया में कुछ करते चलिए, बनते चलिए, क्योंकि बादशाह बनी रहती है, बादशाह तो बदलते रहते हैं। इन्हीं जगहों पर बैठकर के कई लोग आईएएस हैं, कई लोग देश की प्रशासनिक नीतियों को देखते हैं और यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार फीस भरते हैं लेकिन असफल हो रहे हैं। असफल होना बुरी बात नहीं है, असफलता चलती है। मैंने भी जब पहली बार आरएस का एग्जाम दिया था तो मेरा भी उस समय आरएस प्री में भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस तरह की तैयारी नहीं कर रहा था, तो मुझे उसका दुख भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं जब तैयारी नहीं कर रहा था तो मैंने एग्जाम दी क्यों, और दी है तो फिर उसका दुख कैसा? दुख तो तब होता है जब आपने तैयारी की। मैंने आपको कई बार कहा कि कर्म का फल ऐसा है जिसको ईश्वर भी नहीं रोक सकता। जिसने जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा काम किया है तो अच्छा नाम होगा, तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कहां से होगा? सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इस बात को आपसे जोर देकर कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता को जीवित देवता मानिए। अपने घर परिवार के लिए जो काम करता है वो राष्ट्र और समाज के लिए काम कर सकता है। जिसको अपनी बहन की, अपने भाई का दुख नहीं दिखता, जिसको अपनी पत्नी, अपने बच्चों
या अपने माता पिता का संघर्ष नहीं दिखता, उसको दुनिया में राष्ट्र प्रेम दुनिया का कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए पहला काम माता पिता के लिए करिए, वो जीवित रूप में देवता है, और जितनी जल्दी हो सके उनको सफलता का सूरज दिखाइए। आज मेरे साथ कई चीजें हैं जो सफलता की ओर मुझे भौतिक रूप से लेके जाती है, लेकिन उन सबको दिखाने के लिए मेरे पास मेरे पिता नहीं है। तो जिसको भी आप दिखाओ वो जीवित है इस दुनिया में, उस समय तक काम करो। दुनिया का कोई पता नहीं है आज कैसी है, कल कैसी है, परसों कैसी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी करो, टारगेट भी तेजी से प्राप्त करो। ये नहीं कि इस साल नहीं अगले साल दे लेंगे। कई बार उस जय का कोई मतलब नहीं होता जब देखने वाले नहीं रहो। दुर्योधन ने विजय पाई थी ना, तो जब युधिष्ठिर ने विजय पाई थी तो महाभारत की विजय के बाद युधिष्ठिर को इस बात का पश्चाताप था कि हम जीत तो गए हैं, लेकिन दिखाएं किसको, क्योंकि देखने वाले कौरव तो दुनिया में नहीं थे। कुरुक्षेत्र में उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि आखिर कहें किसको, एक पिता में बचे, और वो तो वैसे भी पांडवों के साथ ही थे, उन्होंने विरोध किया ही नहीं था। तो जीत का असली मजा तब होता है जब लोग सोच रहे हो कि ये हारेगा। आप घर से आए हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने आपके घरों पे बातें की होगी, इसको क्यों पढ़ाते हो, अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही, इसको क्यों पढ़ाते हो, वहां क्यों भेजते हो, ऑनलाइन कोर्स करवा लो। यही हो जाता है। पढ़ने वाला तो घर से भी सब कुछ कर सकता है, ये बहुत सारा ज्ञान लोगों ने दिया होगा, उसके बावजूद भी वो माता पिता धन्य है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इंसान के जिस्म की स्वाभिमान नहीं है, पर वो गीत के जिस्म की दर्दे गान नहीं है। पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, माँ बाप से कोई भगवान नहीं है। लोगों के काम करिए। शिक्षक आपके साथ पहले भी थे, आज हमेशा रहेंगे। माता पिता का आशीष और शिक्षकों की अगर दुआएं साथ चल रही है, शिक्षकों का आशीष साथ चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े काम आराम से हुए हैं। और अगर अपमान होता है वहां पर तो बुरा मत मानिए, परिस्थिति का अपमान होता है, कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता। आप अच्छी पोस्ट पे तो 10 लोग अननोन भी आपको सैल्यूट करने आते हैं, और आप नहीं जानते, आपको कोई जानता नहीं है, तो आपके खिलाफ कोई कुछ भी कह सकता है। तो अपमान व्यक्ति का नहीं होता। मैं बचपन में जिन घरों में टीवी देखने जाता था, क्रिकेट का मैच, वो लोग मुझे क्रिकेट का मैच देखने के लिए अलाउ नहीं करते थे, कुंडी लगा लेते थे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी थे और गरीबों की इज्जत होती नहीं है। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बाद में कोचिंग फील्ड में आके पढ़ाया है, और वहां मैंने दोनों समय को याद किया है। एक समय ऐसा था जब उन्होंने कुंडी लगा ली और मैं रिक्वेस्ट करा था, प्लीज गेट खोल दो ना, मेरे को थोड़ा सा मैच देख लेने दो। और बाद में वही सब लोग मेरे पास भी आए, यहां पे पढ़े भी। पढ़े तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनको मैं कभी सगाई के लिए देखने गया था। ठीक है, अब आप सोचिए कि कितना मधुर सीन रहा होगा कि मैं स्टेज पे खड़ा हूं और कोई जो अपने आप को अनारकली समझ रही है, उसको कह रहा हूं कि लिख, है के बाद आ आता है। इसे बौद्धिक आतंकवाद कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कर्म आपको सब कुछ देता है, वापस देता है। मैंने कई ऐसे लोगों को मोटिवेट किया, कई ऐसे लोगों को मैंने सिखाया, कोशिश की जितना मेरे पे बन पाया। वो सब कई ऐसे लोग थे जो मेरे खिलाफ शुरुआत में काम करते थे। तो दरअसल वो मेरे खिलाफ काम नहीं करते थे। अगर वो मेरे खिलाफ काम करते तो बाद में आके मेरे पैर क्यों छूते? इसका मतलब वो मेरी परिस्थिति का मजाक कर रहे थे। हमारा कोई वर्तमान में सम्मान कितना करता है नहीं करता, ये मान अपमान से परे होकर के निस्वार्थ भाव से काम करिए। अगर आप काम करेंगे तो आपकी विजय है, दुनिया आपकी है। और आपके माता पिता को मेरी तरफ से जरूर प्रणाम कहना कि उन लोगों ने आपको यहां तक भेजा है। मेरे पिता तो इतने भी सक्षम नहीं हो पाए थे उस समय कि मुझे कभी जीवन में कोचिंग करा सके। मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाया किसी जीवन में, मैं कभी कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरे साथ उस समय परिस्थितियां ठीक नहीं थी। आपके माता पिता ने तो आपको हिम्मत करके यहां तक पहुंचाया, तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा आदरणीय है, ज्यादा योग्य है। हालांकि मेरे पिता ने मेरे लिए जो किया वो इतना किया कि मैं अपने, आज मेरे पास सब कुछ है, आर्थिक रूप से ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनके किए हुए का एक लेश मात्र भी 1/10 भी अपनी संतान के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रगल जो मैंने देखा उनका, वो मुझे आज भी मोटिवेट करता है। कई बार जब मैं
अपने आप को ऐसे समझता हूं जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी लग रही है, मान लो मैं कहीं बैठा हूं ऑफिस में, वहां पे एसी नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है, तो उस समय कई लोगों के नखरे में देखता हूं, एसी तो है नहीं इस रूम में, यहां चलो नहीं बैठेंगे। मुझे तब याद आता है कि मैं अपने पिता से बिजली लेता था, उससे हम लोग हवा करते थे, तो मुझे लगता है बिजली से बढ़िया पंखा तो चल रहा है ना। तो पुराने दिन आपको याद रहते हैं ना, तो फिर आपके अंदर अहम नहीं आता, और अहम नहीं आए ये बढ़िया चीज है, क्योंकि अहम इंसान को बड़ा मतलब ऐसा कर देता है, बड़ा नालायक बना देता है इंसान। इसलिए विनीत भाव से काम करिए, नम्र भाव से, मान अपमान से दूर रहिए और अच्छा पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर आपको बहुत बुलंदी तक पहुंचाए, बहुत आगे तक आपको पहुंचाए। जिस जिस दर पे कदम बढ़ाओ तुम हर्षूल फूल बन विकसित हो, सौंदर्य तुम्हारे जीवन का सूची यश सौरभ से पुलकित हो। थैंक यू। अब आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो आपके हाथ में मंच है। इनको खोल दे। अभी रुक जा। और मेरे को ध्यान नहीं था, आप सब लोग जो है ऑनलाइन के विद्यार्थी भी वॉच कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपसे व्यक्ति से जो है सामने आपको नहीं देख पाते, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरे मन से पढ़े हैं और आपने भी क्लास को बहुत अच्छे से हैंडल रखा है। कभी कोई इग्नोरेंस आपके द्वारा नहीं फैलाई गई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद जय।
जय पे दे दे। हेलो 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 बोलने का चाहिए आप जगन्नाथ महाराज की जय। दस रुपया हाँ 10 रुपये मानव शर्मा मानव शर्मा मानव शर्मा अरे बहुत है और डाल ले और डाल ले सब आपका मान सम्मान ₹10 पेप्सी 10 रुपया की पेप्सी 10 रुपया की पेप्सी 10 रुपया की मानव शर्मा मानव शर्मा हमारे बालक हेलो श्री राधे अरे एक कर लो एक हेलो माइक है माइक का बोल ले वो
शांति बनाए रखें। सबका नंबर आ जाएगा, सबका आ जाएगा। शांति बनाए रखें, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। अरे मानव सर्व जिंदाबाद, मानव सर्व दोनों। मानव शर्मा जिंदाबाद, मानव शर्मा जिंदाबाद, मानव शर्मा जिंदाबाद, मानव शर्मा। अरे यार भैया कि मैं मुंह चमच मालदेव के द्वारा चन्ना चपार दियो नाग नाग सब। अब ऐसा करो, केक मत खिलाओ। अब ऐसा करते हैं, हाँ अब देखो ऐसा करते हैं, ये तो अपना हो गया। अब सब लोग ग्रुप फोटो खिंचा लेते हैं, ओके, और वन बाई वन भी खिंचा लेंगे, ठीक है। तो चलो लिखो। बलगराज महाराज की बोल श्री राम। बलगराज महाराज की बोल श्री राम। ₹10 की पेप्सी, ₹10 की पेप्सी, ₹10 की पेप्सी। महाराज की बोल श्री राम। वैसा करते हैं, आप सुनिए जी। अब अपना ये सारा हो गया। अब 1 मिनट, अभी एक बार सब लोग शांति से बैठो, पहले एक बार बैठो। फिर क्या है, बैठ करके और फिर जो भी फोटो
अगर कोई फोटो आपको लेनी है तो सारे बैठ जाओ, 1 बाय 1 अपन ले लेके, और ठीक है, तो ग्रुप में भीड़ भाड़ में भाषण वाषण तो हो ही गए खूब सारे। बच्चा अभी हम बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे। फोटो अपलोड करते था। साथी.com पे फोटो डालेगा। और सभी नीचे बैठ जाओ एक बार। हेलो, हेलो हेलो, चल नहीं रहा तो गाने गा। अरे एक बार और सभी बच्चे एक बार नीचे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हेलो हेलो, अरे भाई हेलो, अरे अंकल ने, आप नीचे आ जाओ यार। गानों गा दो यार। हाँ मैं बोलूंगा, वो गाने गा दो। अरे कच सखी मंगल गाओ। आए मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम। अरे कच्ची सकी मंगल गाओ। अरे कच्ची सकी मंगल गाओ रे।
भाई आप भीतर आ जाओ या बाहर आओ। आज का अनुरोध है। अरे भाई चश्मे वाले भैया, गेहूं कटवाएगी क्या? अरे चना कटवाएगी क्या? अरे कोई देख लेगा भाई। हेलो गुरुजी, अब गांव में कछु। हेलो बैठ जा भाई सभी। वाला वो मत बोल। डायलॉग दे दो। अरे लड़कियों को लेने दो फोटो। अरे बहुत हो गया, अब लड़कियों को लेने दो। वो तो कल्लो का आए हैं। अरे भाई, अरे अब सर, हाँ एक एक से आ जाओ। अरे एक एक से आ जाओ। अरे गेट को लगा दो भाई। 12 बार जा रही है, 12 बार जा रही है। अरे कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। भंवर कोई कुमुदनी पर, भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, किसी के दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, मचल कर लोग सुनते हैं सभी किस्सा मोहब्बत का, मचल कर लोग सुनते हैं सभी किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, बस्ती बस्ती घोर अंधेरा, पर्वत पर्वत सूनापन, मन हीरा पे मोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। हम क्यों बहक रहे हैं, रातें हैं उलझी उलझी, दिन भी दहक रहे हैं, बेचैन एक भौरा क्या चाहता
रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। बरसात भी नहीं है, बादल गरज रहे हैं, उलझी हुई है अलके, हम भी उलझ रहे हैं। नींदें कहाँ से आए, बिस्तर पे करवटे ही, तुम भी बदल रहे हो, हम भी बदल